तो हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग आज आपके लिए एक और वन शॉट लेकर आ रहे हैं क्लास 11th के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। किसके बारे में है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। और उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इलास्टिसिटी से। लेकिन इलास्टिसिटी पढ़ने से पहले मुझे आपको दो चार बातें और बतानी है, फिर इसकी तरफ आते हैं इलास्टिसिटी की तरफ। तो ये जो आपके लिए वन शॉट बना रहा हूं मैं, बहुत बेहतरीन वन शॉट है। सारे न्यूमेरिकल, सारे आपके डाउट, सारी चीजें इसमें आपको कवर की जाएंगी। और इस वन शॉट को बेहतरीन बनाने के लिए आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और आसान से आसान सारी भाषाओं में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप लोगों को एकदम तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। पहली मैं बात आपको बता दूं, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। इससे ज्यादा आसान चैप्टर आपके लिए हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें डेरिवेशन कम है और थ्योरी वगैरह ज्यादा है। इसके न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग है और न्यूमेरिकल से यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सारा फोकस आपको कहाँ करना है? पहले इसके कॉन्सेप्ट पर करना है, फिर उसके बाद धीरे 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 आपको इसके न्यूमेरिकल की तरफ लेकर चलेंगे। और एक से दो इसमें डेरिवेशन है, जिनको मैं आपको साथ ही इसमें कवर भी कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत होगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिफॉर्मिंग फोर्स से। ठीक है बेटा, डिफॉर्मिंग फोर्स यहां से शुरुआत करेंगे और फिर आपको इलास्टिसिटी की तरफ लेकर चलेंगे। ठीक, देखिए इसको समझाने के लिए मैंने एक बहुत बेहतरीन सा आपके लिए क्या लेकर आया हूं। एक ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग टाइप का है, ऐसे मान लीजिए। और ये देखो इलास्टिसिटी का परफेक्ट एग्जांपल है। तो शुरू कर रहे हैं आपको डिफॉर्मिंग फोर्स। देखो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, पहले इसको समझ लो। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाइड करते हैं, और अगर हम फोर्स इस तरह से अप्लाइड कर रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज बदल जाए, चेंज हो जाए, ठीक है, ये एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये मेरे पास में क्या है, एक स्प्रिंग है। जब मैं इसको ऐसे इस पर फोर्स लगाता हूं तो देखो इसका शेप साइज बदल गया। इसका साइज पहले बहुत छोटा था, अभी मैंने ऐसे खींचा तो चेंज हो गया। अब मैं इसको जब कंप्रेस करूंगा तो इसका साइज और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही में इसकी शेप भी बदल रही है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर देता है। ठीक है, तो आगे चलते हम लोग, पहले इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट, अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ऑन अ ऑब्जेक्ट दैट चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर दे, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। फिर इसी के बेस पर अब हम चलते हैं इलास्टिसिटी, यानी हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता होती क्या है। तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर के पास में। किसके पास में प्रॉपर्टी होती है? मैटर। अब कहोगे सर मैटर तो सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा है हमने। हाँ भाई, तीनों में होती है, सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैसेस में भी होती है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है दैट अपोज द चेंज ऑफ शेप एंड साइज ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम लगा रहे थे तो वो शेप और साइज बदल रहा था, तो उसका जो अपोज करेगी, है ना, जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा हटाओगे तो ऑब्जेक्ट वापस से अपनी शेप में ले आएगा, रिगेन कर लेगा अपनी शेप को। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है कि वो उसका अपोज कर रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज कर रहा है, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कमेंट में आप लोग बताना कि हाँ सर क्लियर हो गया। तो इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो किसका अपोज कर रही है बेटा? डिफॉर्मिंग फोर्स का। यानी वो नहीं चाहती कि उसका शेप और साइज चेंज हो, वो चाहती है कि अपने किसमें बना रहना चाहती है? अपनी ओरिजिनल शेप में बना रहना चाहती है। समझ में आया? अब इसके पीछे रीजन क्या है कि सर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा है? ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा है कि वो वापस अपनी शेप में आना क्यों चाह रहा है? इसके पीछे कोई तो साइंस होगी, कोई तो रीजन होगा। तो चलिए हम चलते हैं इंटरमोलिकुलर स्टडी पर। किस पर चलते हैं बेटा? इंटरमोलिकुलर थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी के पीछे क्या इंटरमोलिकुलर थ्योरी है, इसके पीछे की तरफ हम लोग चलते हैं कि हर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो इलास्टिसिटी बिहेवियर क्यों दिखा रहा है। देखो जैसे आपको मैंने बताया था, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैंने स्ट्रेच किया तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया,
तो ये अपना शेप साइज बदल दिया। जैसे मैं देखो इस हाथ को छोड़ूंगा ये वापस से अपनी शेप में आ जाएगी, यस और नो, वापस से अपना शेप गेन कर ले रही है। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करते हुए अपनी शेप को दोबारा से गेट कर ले रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। समझ में आई इतनी चीजें? ओके। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या साइंस है, तो समझना है इंटरमोलिकुलर थ्योरी। क्या समझनी है? इंटरमोलिकुलर थ्योरी। ऐसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो बेटा वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, जल्दी बताओ फटाफट से। इस तरह से छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, बोलो हाँ या नहीं। अब ये जितने भी एटम्स हैं ये एक दूसरे से किसी मिनिमम डिस्टेंस पर अटैच्ड होते हैं। किस पर अटैच होते हैं बेटा? मिनिमम डिस्टेंस पर एक दूसरे से अटैच्ड है। देखो ये इनकी मिनिमम डिस्टेंस है जिस पर ये आपस में रखे हुए हैं। मान लो ये डिस्टेंस क्या है आपकी, कोई भी डिस्टेंस है x है ना। दो मॉलिक्यूल ले लो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। ठीक। अब मान लो कि आप इसको खींच रहे हो, इस पर इधर की तरफ और इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो दोनों तरफ जैसे आप फोर्स लगाओगे तो ये खींचेगा। क्या इसका जो ये r है वो x है वो चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है यहां पर। अच्छा इंक्रीज होगा तो ये इस तरह से दूर दूर हो गए भाई साहब, ये इंक्रीज हो गया। जैसे ये इंक्रीज होगा तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वापस अपनी शेप में लौट आएंगे। समझ गए ना? कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा सर ये तो खींचने पर हुआ, अगर मैं इन दोनों को कंप्रेस कर दूं, कंप्रेस बोले तो ये आर थी, इधर से और इधर से फोर्स लगा दिया। जब ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब की बार क्या होगा, तो अब की बार सर क्या होगा, फिर से यहां पर रिपल्सन फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा? रिपल्सन फोर्स। और अगर रिपल्सन फोर्स काम करेगा तो क्या होगा, ये फिर से वापस अपनी कंडीशन में लौट आएगा। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हम इन्हें स्ट्रेच करते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और जब हम इन्हें कंप्रेस करते हैं तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन को गेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि सर ये अट्रैक्शन या रिपल्सिंग फोर्स गेट कर रहे हैं, तो इनके बीच में मैंने कहा एक फोर्स काम कर रहा है, या तो अट्रैक्शन का हो सकता है या फिर वो रिपल्सन का हो सकता है, कोई सा भी फोर्स हो सकता है, या तो अट्रैक्शन का होगा या फिर रिपल्सन का। इसी फोर्स को नाम दे देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम दे देते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। यानी अभी रीस्टोरिंग फोर्स क्या है सर? यही अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। किस में लाने की कोशिश कर रहा है? इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। इतना समझ में आया? क्लियर होगी चीजें? व्हाट इज द इलास्टिसिटी? क्या है बताओ? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ठीक है, दैट अपोज द चेंज ऑफ शेप और साइज ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। जो डिफॉर्मिंग फोर्स उसका शेप और साइज चेंज कर रहा है उसको अपोज कर रही है, ऐसी प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है? इलास्टिसिटी। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए इसी इलास्टिक प्रॉपर्टी के बेस पर जैसे हमने अभी पढ़ा है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, आई होप आप सबको एकदम क्लियर हुआ होगा धांसू तरीके से। और अगर आपको समझ में आया, मजा आया चीजें, तो फटाफट से एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही वन शॉट आपके लिए बनाता रहूंगा मस्त तरीके से, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग की टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई हमने इलास्टिसिटी पढ़ी, हमने जाना कि इलास्टिसिटी होता क्या है, तो इसी के बेस पर हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट्स थे, अभी तक केमिस्ट्री वगैरह के बेस पर आपने 3 तरह के ऑब्जेक्ट पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन फिजिक्स कहता है इलास्टिसिटी के बेस पर कि ऑब्जेक्ट 2 ही टाइप के होते हैं, पहला होता है इलास्टिक, दूसरा होता है प्लास्टिक। कितना बढ़िया राइमिंग है, पहला होता है इलास्टिक, दूसरा होता है प्लास्टिक। अच्छा इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैंने आपको बोला था भाई कि ऐसे ऑब्जेक्ट ठीक है, लिख लो चलो एक बार, द ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट regain its original या initial shape, ठीक है, on removing deforming force। यानी अगर हम इस पर क्या करें भाई साहब, इलास्टिक ऑब्जेक्ट किसे कह रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना कि अगर ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, बट डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन को गेट कर ले, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक ऑब्जेक्ट।
समझ में आया ना? ऐसे ऑब्जेक्ट जो इनिशियल पोजीशन में तुरंत वापस आ जाएंगे उनको कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक। देखो इसको मैंने कहा कि इलास्टिक ऑब्जेक्ट जो रिगेन कर लें, लेकिन इन्हीं में एक और होता है जो परफेक्ट इलास्टिक होते हैं। परफेक्ट इलास्टिक जो होते हैं इनको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनो। भाई मैंने एक रबड़ लिया, रबड़, ठीक है, रबड़ लेना आप लोग, उसको रबड़ को ऐसे, छल्ले को ऐसे आपको क्या करना है, अपने हाथ में स्ट्रेच वगैरह कैसे कर लेना है। तो स्ट्रेच वगैरह करोगे तो आएगा अपनी शेप में, लेकिन हो सकता है वो धीरे धीरे आए अपनी शेप में, उसको थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है। तो वो इलास्टिक तो है बट परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इसको मैं कैसे भी करूं, है ना, इसको मैं तोड़ू मोड़ू कैसे भी करूं, ये तुरंत वापस अपनी शेप में आ जाएगा। इसलिए कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है। ये परफेक्टली इलास्टिक है, दैट्स वाई इसको ऐसा बनाया गया। इसको छोड़ेंगे वापस से अपनी शेप में, छोड़ेंगे वापस से बिना किसी समय के, कोई टाइम ले रहा है क्या, ये बिना टाइम लगाए तुरंत आ रहा है ना अपनी शेप में। तो जो परफेक्टली अपनी पोजीशन को गेट कर ले वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्या लग जाता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक जो परफेक्ट रूप से किस में आ जाए, इनिशियल पोजीशन में आ जाए, विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, बिना किसी टाइम लगाए तुरंत आ जाते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। समझ में आया ना? भाई इलास्टिक ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो रबर इनका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ना, स्प्रिंग इनका बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। जो क्या है सर जी, इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, कि भाई ये क्या करते हैं, तुरंत अपनी शेप में वापस लौट आते हैं, तो ये इनके बेहतरीन एग्जांपल हो गए इलास्टिक ऑब्जेक्ट के। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं सर, द ऑब्जेक्ट्स, क्या बोलोगे बेटा, द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट रीगेन, है ना, दैट डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल या इनिशियल शेप ऑन रिमूविंग कौन सा फोर्स भैया, ऑन रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन में लौटकर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। जैसे हम अपनी क्या हटाएंगे बेटा, कौन सा फोर्स हटाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो ऐसे ऑब्जेक्ट वापस अपनी पोजीशन में लौटकर नहीं आएंगे, इनको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक। जैसे आप मुझे बताओ कि आपने स्टोन सुना है, स्टोन ईंट पत्थर, उनको तोड़ दो या उन पर फोर्स लगाकर उनको कैसे भी आप तोड़ोगे, किसी भी तरह से करोगे, तो क्या वो वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर पाएंगे, ठीक है। आप मुझे बताओ, पुट्टी होती है, पुट्टी, क्या वो अपनी वापस पोजीशन को गेट कर पाती है, बोलोगे नहीं सर, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपके, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं ये, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। लकड़ी भी ले लो तो कौन सी है, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट में आएगी, है ना, वुड ले लो आप तो भी वो किस में आती है, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट में आती है। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? यानी जो रिमूविंग करने पर, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने पर वापस अपनी ओरिजिनल शेप को नहीं गेट कर पाते, इसको हम कहते हैं प्लास्टिक, और जो गेट कर लेते हैं उनको हम कहते हैं बेटा इलास्टिक। कोई दिक्कत? तो इसी के बेस पर, इलास्टिसिटी के बेस पर हमने दो टाइप के क्या पढ़े हैं, जल्दी बताओ, ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इलास्टिक एंड प्लास्टिक। चलो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, चलो सर जी कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तो धुआं उठा देंगे। आगे होता है सर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, ये होता है सर जी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या सर जी, देखो आपने पढ़ा भैया इलास्टिसिटी, कोई भी प्रॉपर्टी है मैटर की जो क्या करेगा, वापस अपनी पोजीशन में रीगेन आने की कोशिश करता है, उसको हम क्या करें, इलास्टिसिटी कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं कि इस इलास्टिसिटी की भी एक लिमिट होती है। लिमिट का मतलब क्या है, देखो पहले मैं इसका आपको छोटा सा डेफिनेशन लिखकर दिखा देता हूं, होता क्या है, द मैक्सिमम, ठीक है, द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स एट विच, ठीक है ना, एट विच द ऑब्जेक्ट, ठीक है, रीगेन इट्स ओरिजिनल, ठीक है, शेप, वो मैक्सिमम फोर्स, वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जिस पर ऑब्जेक्ट क्या कर सके, अपनी ओरिजिनल शेप को गेट कर सके, उसको हम क्या कह रहे हैं, जल्दी बताओ क्या कह रहे हैं, उसको हम लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास में ये क्या है, एक स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग को अब ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं इसको, कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होती क्या है, समझो इस चीज को। मैंने बोला बेटा मेरे पास में क्या है, एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पर मैंने वेट लटकाना शुरू किया, अब हो सकता है कि ये वापस अपनी कंडीशन में लौट आए, मैं इस पर वेट इंक्रीज करता जा रहा हूं, अब एक ऐसी कंडीशन आएगी
कि अब ये वापस अपनी कंडीशन में नहीं लौटेगा। बोलो हाँ या नहीं भाई। अगर मैं इसको खींचता जाऊं, इसी को देख लो, ये बेशक परफेक्टली इलास्टिक है, देखो मैंने इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, वापस अपनी कंडीशन में आ सकता है। फिर से मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, अभी भी वापस अपनी कंडीशन में आ रहा है। फिर से लगा रहा हूं, अभी भी अपनी वापस कंडीशन में आ रहा है। लेकिन अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दूं, इस तरह से मैंने अब इसको सीधा कर दिया, तो अब देखो क्या ये अपनी वापस कंडीशन में आ पा रहा है? अभी फैल गया ना? बोलो हाँ या नहीं। अब क्या ये वापस अपनी कंडीशन में आ रहा है? नहीं जी सर। ठीक है, तो वो लास्ट लिमिट है ना जो मैंने खींचा था कि ये लास्ट लिमिट जिससे वापस अपनी कंडीशन में आ पा रहा था, क्या कहा उसको? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जिसको हटाने पर ऑब्जेक्ट फिर से अपनी किस में आ सकता है? इनिशियल पोजीशन में आ सकता है। अगर उससे आप ज्यादा जाओगे तो वापस अपनी कंडीशन में नहीं लौट पाएगा। तो ये होती है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। बेशक कोई कितना भी परफेक्ट इलास्टिक ऑब्जेक्ट हो, उसकी भी क्या होती है? एक लिमिट होती है। क्या होती है? उसकी भी एक लिमिट होती है। समझ में आ गया ना? क्या होती है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी? कि वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स सर जिस पर ऑब्जेक्ट अभी भी किस में लौट सकता है? अपनी इनिशियल पोजीशन में लौट कर आ सकता है। क्या कह रहे हैं उसको हम? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। कोई दिक्कत यहां पर? अच्छा सर, ठीक है। इसके बाद हम चल रहे हैं सर, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी आपने बता दिया। देखो कितना आसान चैप्टर, कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा क्या सारी की सारी थ्योरी है। और थ्योरी आपको समझ में आ सकती है, आराम से आ जाएगी आपको, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फिर आगे चलते हैं हम, अगला टॉपिक है भाई साहब स्ट्रेस। क्या है सर जी? स्ट्रेस। क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? देखिए मैंने आपको बोला बेटा कि ऑब्जेक्ट पर एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। ऑब्जेक्ट पर क्या काम करता है? एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, जो उसको कहां लाने की कोशिश कर रहा है ना? अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो बस इसी का नाम क्या है सर जी? स्ट्रेस है। तो आप क्या बोलोगे? द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, वर्किंग ऑन द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो समझो आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर करा रहा हूं कि मैंने आपको बोला है इट इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स वर्किंग ऑन द यूनिट एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ये भाई साहब, ऐसे ले लो, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके यूनिट एरिया पर, किस पर बेटा? यूनिट एरिया पर। इसके यूनिट एरिया पर क्या काम कर रहा है? एक रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसको कहां लाने की कोशिश कर रहा है? इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो उस इनिशियल जो हमने लिखा रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, किस पर काम कर रहा है सर जी? यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर काम कर रहा है। इसी का नाम क्या होता है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम कैसे लिख सकते हैं सर जी? स्ट्रेस सीधा सीधा हो जाएगा सर जी, सीधा सीधा हो जाएगा एफ अपॉन में ए। क्या हो जाएगा बेटा? एफ अपॉन में ए। यानी द फोर्स, वो भी कौन सा फोर्स है? ध्यान से सुनना, कौन सा फोर्स लगाना है? कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों भूल जा रहे हो? कौन सा फोर्स लगाना है? रिस्टोरिंग। डायरेक्ट फोर्स मत लिख देना, क्योंकि तो प्रेशर हो जाएगा। फिर एफ अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर। प्रेशर थोड़ी लेना है हम लोगों ने, टेंशन नहीं लेनी, प्रेशर नहीं लेना, सीधा सीधा किस पर आना है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है सर जी? रिस्टोरिंग फोर्स। सर ने बताया था, क्या बताया था? रिस्टोरिंग फोर्स कहां काम करता है? यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस। यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट बताओ जल्दी फटाफट से। आप बोलोगे सर इसकी होती है न्यूटन और इसकी होती है मीटर स्क्वायर, तो इसलिए क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है? तो ये सर जी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी होती है। जल्दी बताओ फटाफट से, कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वैसे तो ये टेंसर क्वांटिटी है, बट इसको स्केलर में रखा जाता है। टेंसर क्या होता है बेटा? जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, पर इसकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, और किधर लग रहा है किधर से नहीं लग रहा है, तो अलग अलग इसकी डायरेक्शन होती है। इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। इसी की वजह से कौन सी क्वांटिटी में आता है? स्केलर। ठीक है, याद रखना, इसलिए कौन सी क्वांटिटी में आता है? स्केलर, बिकॉज इट डज नॉट हैज एनी फिक्स डायरेक्शन, क्योंकि इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। समझ में आ गई यहां तक चीजें? अब लिखेंगे हम लोग जो स्ट्रेस है कितने टाइप का होता है। यहां तक चीजें क्लियर है ना? तो अब हम चल रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब हमने आपको बताना है कि स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं। तो नॉर्मली आपके
कितने टाइप के स्ट्रेस मैंने लिखे हैं यहाँ पर बेटा? 4 टाइप। तो कितने टाइप का स्ट्रेस होता है? 4 टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है। इनको एक एक करके बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। देखो समझो, पहला क्या है सर? टेंसियल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस होता है? टेंसियल। टेंसियल स्ट्रेस कहाँ काम कर रहा है इसको समझो, अब पढ़ लेना, मैं यहाँ बता रहा हूं। देखो एक बॉडी है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हम लेंथ को क्या कर रहे हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं। और लेंथ क्या हो रही है सर जी? इसकी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो लेंथ जब इंक्रीज हो रही हो तो उस समय जो स्ट्रेस काम करता है कौन सा हो जाता है? टेंसियल स्ट्रेस। ठीक है, अगर हम लेंथ को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तब जो आपका स्ट्रेस काम करता है उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? टेंसियल स्ट्रेस। फिर होता है कंप्रेशनल। नाम से ही समझ में आ रहा है, कंप्रेस मतलब क्या करना है? उसको ऐसे दबाना है। अब एक बॉडी है, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, और मैं इसको इधर और इधर इस तरह से दोनों तरफ से ऐसे क्या कर रहा हूं? जल्दी बताओ, है ना, मैं आप बताओ, इस तरह से इसको कंप्रेस कर रहा हूं। कंप्रेस कर रहा हूं तो क्या होगी? इसकी लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? डिक्रीज होगी। तो जब लेंथ डिक्रीज हो रही हो उस समय पर जो स्ट्रेस काम करता है ऑन इट्स यूनिट एरिया, तब उसको क्या कह रहे हैं हम लोग? कंप्रेशनल स्ट्रेस। समझ में आ गया? टेंसियल स्ट्रेस सब जब उसको हम खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसको हम खींचकर लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेंसियल स्ट्रेस, क्योंकि यूनिट एरिया पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। फिर जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो सर जी उसकी लेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। उस टाइम पर जो आपका यूनिट एरिया पर फोर्स काम कर रहा होता है उसको हम कंप्रेशनल स्ट्रेस कहते हैं। तीसरा होता है सर जी हाइड्रोस्टैटिक। कौन सा होता है? हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक में क्या कि भाई साहब आप एक ऑब्जेक्ट ले रहे हो और इस पर क्या काम कर रहे हैं बेटा? चारों तरफ से, सभी डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं? फोर्सेस काम कर रहे हैं। देखो लिखा है यहाँ पर, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू द यूनिफॉर्म फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन से इस पर क्या काम करते हैं? यूनिफॉर्म फोर्स काम करते हैं। तो उस समय जो उसके यूनिट एरिया पर जो क्या होगा? आपका फोर्स होगा, उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। चारों डायरेक्शन से, ऑल डायरेक्शन से इस पर क्या लग रहे हैं? फोर्स लग रहे हैं, यूनिफॉर्म फोर्स। यूनिफॉर्म फोर्स का मतलब समझ में आता है, सभी फोर्स की वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फोर्स अगर काम करते हैं तो वहां पर कौन सा स्ट्रेस लगता है? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। फिर होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे समझो कि सर ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट था बेटा, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट था, इसका बेस क्या है? फिक्स्ड है। बेस क्या भाई साहब? इसका फिक्स्ड। ये इसका जो बेस है वो फिक्स हो गया, और मैंने इसको टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब टच करते हुए जा रहा है, एक फोर्स हमने इस पर लगा दिया, है ना, इसको टच करते हुए ऊपर से फोर्स जा रहा था, मैंने ऊपर से इस पर फोर्स लगाया। तो ऊपर से जब फोर्स लगाऊंगा तो ये जो है ये इस तरह से इधर, इसका जो ऑब्जेक्ट का हिस्सा है वो इधर पहुंच जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? ऑब्जेक्ट का हिस्सा इधर पहुंच जाएगा, तो यहां पर क्या बनाएगा? एक थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड करता हूं, जबकि बेस कैसा रहना चाहिए? फिक्स्ड। बेस कैसा रहना चाहिए? फिक्स्ड। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट था, मैंने ऊपर, है ना, बेस के पैरेलल मैंने फोर्स लगाया, तो यही लिखा मैंने, स्ट्रेस ड्यू टू द टेंजेंशियल फोर्स सरफेस पैरेलल टू द बेस, है ना, जो किसके पैरेलल लगता है? बेस के पैरेलल एक फोर्स काम कर रहा है इसके यूनिट एरिया पर। जो यूनिट एरिया पर तब जो फोर्स काम कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल और स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। बात समझ में आ गई? या तो हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे या फिर हम उसको क्या कहेंगे? शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, तो ये चारों टाइप के स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस के बाद हम सीधा पहुंचेंगे किस पर? स्ट्रेन पर। तो चलो शुरू करते हैं, स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि हम लोग स्ट्रेस के बारे में सारी बातें कंप्लीट कर चुके हैं कि स्ट्रेस क्या होता है और इसके टाइप किससे क्या होते हैं, तो उसी बेस पर मैं आपको बताने वाला हूं कि स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, अब एक बात समझो भाई, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जब आप उसे क्या करोगे बेटा? आप उस पर स्ट्रेस लगाओगे। क्या लगाओगे? आप उस पर स्ट्रेस लगाओगे, है ना। आप उस पर स्ट्रेस लगाओगे तो बेटा उसकी डायमेंशन तो बदलेगी ना, ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है वो तो चेंज होगी ना। अब बोलोगे हाँ जी सर, तो बस कितना चेंज हो रही है उसी को बताता है स्ट्रेस, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है सर जी? चेंज इन डायमेंशन, है ना, एक रेशियो होता है चेंज इन डायमेंशन। ठीक है, चेंज इन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है जी, ओरिजिनल डायमेंशन। यानी कि बेटा हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका स्ट्रेन है, स्ट्रेन एक रेशियो है। ठीक है, स्ट्रेन एक रेशियो है जो क्या बताता है? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका कोई ना कोई डायमेंशन बदलेगा। हो सकता है उसकी लेंथ बदल जाए, हो सकता है उसका एरिया बदल जाए,
वॉल्यूम बदल जाए तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब, कहीं पर भी चेंज आएगा, पर चेंज आएगा जरूर। और जो चेंज आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, ओरिजिनल डायमेंशन के रेस्पेक्ट में आएगा। तो ओरिजिनल डायमेंशन के रेस्पेक्ट में ये कितना चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन। अब आप बोलोगे सर जी स्ट्रेन है तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा। भाई साहब देखो एसआई यूनिट तो इसका कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, कैसी है सर जी, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि सर जी जो भी आप लोगे लेंथ लोगे तो ओरिजिनल चेंज इन लेंथ आएगा, है ना। तो लेंथ में डेल्टा एल हो गया अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो गया। आप बोलोगे सर जी ये भी लेंथ भी मीटर में मेजर होती है और चेंज इन लेंथ भी मीटर में मेजर होती है, तो दोनों का मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है जी बेटा, कौन सी क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस। कैसी क्वांटिटी है सर, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हम बात कर लेते हैं सर जी इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके जो कितने टाइप्स होते हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि स्ट्रेन 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है बेटा, 3 टाइप्स की स्ट्रेन होती है। पहला होता है सर जी लॉन्गिट्यूडनल, है जी, कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसे कह रहे हैं हम लोग, इसके बारे में आराम से बिल्कुल ध्यान से समझो। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है बेटा आपका पास में चेंज इन लेंथ, है ना जी, चेंज इन लेंथ। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप चेंज इन लेंथ कर रहे हो, ठीक है, टू द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब अगर आप ऐसे मान लो कि हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है और आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई साहब इसकी लेंथ जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी। तो वो लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है, डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी सर जी, एल थी। तो इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा एल अपॉन एल से। अब देखो मैंने डायमेंशन लेस क्यों बताई थी, चेंज इन लेंथ भी किस में मेजर होगा, मीटर में। ओरिजिनल लेंथ भी किस में मेजर होगी, मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो भाई ऐसा यूनिट तो कुछ बचा ही नहीं, डायमेंशन लेस हो गया। फिर सेकंड टाइप होता है बच्चे इसका, लॉन्गिट्यूडिनल के बाद फिर सेकंड टाइप होता है वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है बेटे, अब की बार हम ऑब्जेक्ट का क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं। ऐसे मान लो ये हमारे पास में एक बॉक्स है ना, और इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो सीधी सीधी बात है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इन दोनों के उसको हम क्या कहते हैं बेटा, चेंज को क्या कह रहे हैं हम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह रहे हैं। फिर थर्ड आता है बेटा, थर्ड है इसका, है ना, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, वॉल्यूमेट्रिक हो गया। जो थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन होता है ना, तीसरा कौन सा टाइप है सर स्ट्रेन का, जल्दी बताओ। आप लोगों को पता है तो कमेंट में लिखो, नहीं पता तो मैं बता ही रहा हूं। अगला आता है सर जी इसका लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड थर्ड स्ट्रेन रह गया जिसको कह रहे हैं शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है सर जी, देखो बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है सर, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, इसका बेस फिक्स होता है और आप इस पर क्या लगा रहे हो, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो सर इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल चेंज हो गया तो सर ये डिस्प्लेसमेंट कितना आया, आप बोलोगे सर डेल्टा एक्स आया है। ओरिजिनल लेंथ कितना था सर जी, इसका एक्स था। तो शियरिंग स्ट्रेन होता है सर जी थीटा। क्या होता है, थीटा। अब थीटा तो निकाल नहीं सकते, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन थीटा, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है, स्मॉल है। और स्मॉल कंडीशन में टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया सर जी, डेल्टा एक्स। और बेस कितना है सर जी, एक्स हो गया। तो ये हो गया सर जी शियरिंग स्ट्रेन। तो शियरिंग स्ट्रेन जो होता है वो चेंज बता रहा है कि डायमेंशन कितना शिफ्ट हो चुकी है, और डायमेंशन कितना शिफ्ट हो चुकी है तो वो कौन बताएगा, थीटा बताएगा। तो थीटा हमें ऐसे मेजर कर नहीं सकते क्योंकि वेरी स्मॉल है, और जब वेरी स्मॉल हो जाता है तो हम लोग निकालते हैं उसका टेन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट्स वाई जो शेयरिंग स्ट्रेन है वो डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स आ गया। ठीक है जी, ये सब होने के बाद में अब आते हैं हुक्स भाई, कौन आते हैं, हुक। तो हुक्स लॉ लेकर आते हैं, हुक। तो हुक्स का लॉ क्या है भाई साहब, ये बताते हैं, हुक्स लॉ ये बताते हैं कि किसी भी बॉडी में जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, किसी भी बॉडी में जो स्ट्रेस और स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है सर जी, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। हाँ जी, जो स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के। ठीक है बच्चे, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये कौन बता रहे हैं, हुक भाई बता रहे हैं।
अच्छा ये प्रोपोर्शनल है, तो कैसे प्रोपोर्शनल है? तो स्ट्रेस आकर कहते हैं भाई साहब, ये हुक्स आकर कहते हैं सर जी स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन, यानी जब भी आप ये प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे यू नीड अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को उन्होंने नाम दिया ई। किसने नाम दिया था? ये हुक ने, कि ये जो कांस्टेंट है इसका नाम क्या है? ई है। ई क्या होता है अभी बताऊंगा, पहले यहां पर समझो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है जी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट ही तो है भाई साहब ये ई, ये जो ई है आपके पास में क्या कांस्टेंट ही तो है। तो इन्होंने कहा कि सर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट ई को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं बेटा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ध्यान रखना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्होंने नाम दिया। ठीक है, क्या कहा इन्होंने सर? कि ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, किसका रेशियो है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है सर, इसको इन्होंने नाम दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कि ये मॉडुलस निकल के आता है इलास्टिसिटी का। अच्छा, तो अब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि क्या ये मॉडुलस फिक्स रहेगा? आप सोचकर बताओ। आप देख रहे हो कि सर स्ट्रेन जो है, क्योंकि जो इलास्टिसिटी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। मैंने आपको स्ट्रेस भी आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, स्ट्रेन भी मैंने आपको बताया कि सर अलग अलग 3 टाइप का होता है। तो स्ट्रेन जब 3 टाइप का है तो मॉडुलस भी तो 3 टाइप का हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेस चेंज होगा मॉडुलस भी चेंज होगा। अगर आप स्ट्रेन में चेंज लेकर आओगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तो चेंज होगा। तो बस इसी के बेस पर जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो चलो इनको शुरू करते हैं और समझते हैं कौन कौन से टाइप है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप्स का होता है, मैंने आपके सामने लिखा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप का होता है। ये क्यों होता है 3 टाइप्स का? क्योंकि सर हमारा जो स्ट्रेन है वो भी कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स का होता है। जो हमारा स्ट्रेन है वो भी कितने टाइप का होता है? 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन होता है। दैट्स वाई जो मॉडुलस है वो भी 3 टाइप का हो जाता है। तो इनमें सबसे पहला टाइप आता है आपका यंग मॉडुलस। ठीक है जी, यंग मॉडुलस। अब ये यंग मॉडुलस क्या होता है सर? देखो, हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी लेंथ है सर जी, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास में? एल है, मान लो इसकी टोटल लेंथ सर कितनी है? एल है। अब आप क्या करते हो सर? इस पर फोर्स अप्लाई करते हो। तो फोर्स अप्लाई करने से सर इसकी लेंथ में चेंज आ जाता है, जो कि डेल्टा एल है। कितना एल है भैया? डेल्टा एल। इसकी लेंथ में चेंज आ जाता है। तो भैया यहाँ कौन सा स्ट्रेस काम कर रहा है? आप बोलोगे सर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस काम कर रहा है, क्योंकि लेंथ पर काम कर रहा है। और कौन सा यहाँ पर स्ट्रेन होगा? आप बोलोगे सर जी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा। तो बस यंग मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है जी, इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, समझते रहना बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? यंग मॉडुलस कहते हैं। बस सिंपल सी भाषा है, डेफिनेशन यही लिखनी है कि सर इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, यानी यंग मॉडुलस को हम लोग डिफाइन करते हैं वाई से। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेस होता है वो एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है सर डेल्टा एल अपॉन एल। तो सर यंग मॉडुलस हो गया y इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ये हो गया सर हमारे पास में यंग मॉडुलस। अच्छा सर ठीक है, अगर हमें सर फोर्स ना दिया हो, हमें मास दिया हो, तो सर यहीं पर जो आपका y है वो चेंज हो जाएगा, f कैन बी कन्वर्टेड इनटू mg। ठीक है जी, लेंथ तो लेंथ ही रहेगी, एरिया ना देके रेडियस ऑफ ये दे दे, डायमीटर दे दे, रेडियस दे दे इसका वायर का, तो सर पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। तो इस तरह से आपका जो y है वो इस तरह से चेंज भी हो जाएगा कि f इज इक्वल्स टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। अभी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले आप तीनों टाइप के किसको समझ लीजिए, जो ये आपके मॉडुलस है उन तीनों को समझ लीजिए, फिर इनके बेस पर न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अब यहीं से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर स्टील और रबर, ठीक है जी, स्टील और रबर दोनों में से कौन मोर इलास्टिक है ना, कौन मोर इलास्टिक है? तो आपको समझ में आता है कि सर जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा। इलास्टिक मतलब जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को ज्यादा दिखाता है।
ठीक है, समझना इस चीज को। तो आप बोलोगे सर जो क्या करेगा, जो जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा कि जो स्टील का यंग मॉडुलस है वो रबड़ के यंग मॉडुलस से कहीं ज्यादा होता है। स्टील का जो यंग मॉडुलस है वो रबड़ के यंग मॉडुलस से काफी ज्यादा होता है। इसी वजह से स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि व्हाई इज स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, कि जो हमारी स्टील है वो रबड़ से क्यों इलास्टिक होता है। तो आपको वहां बताना है बिकॉज ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज मोर देन द रबड़। ये रबड़, इसका जो यंग मॉडुलस है वो रबड़ से काफी ज्यादा हाई होता है, दैट्स व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक। तो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यंग मॉडुलस से। दूसरा जो मॉडुलस है सर, ठीक है, दूसरा जो मॉडुलस है वो होता है बेटा बल्क मॉडुलस। कौन सा होता है? बल्क मॉडुलस। अब ये क्या होता है सर बल्क मॉडुलस? तो बल्क मॉडुलस होता है सर जी नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है जी, नॉर्मल स्ट्रेस और क्या है आपके पास में, नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है जी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन दोनों के रेशियो को हम लोग बल्क मॉडुलस कहते हैं। बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब बल्क मॉडुलस हम लोग निकाल लें तो सर डिनोटेड बाय बी। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है सर? एफ अपॉन ए, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सर डेल्टा वी अपॉन वी। क्योंकि अभी हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लें तो नॉर्मल का मतलब है सर उस पर परपेंडिकुलर फोर्सेस काम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्सेस उस पर काम कर रहे हैं इस तरह से। जब इस तरह से फोर्सेस काम कर रहे हैं तो सर जो बल्क मॉडुलस है B इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, ये हो जाएगा सर यूनिट एरिया पर जब फोर्स काम करता है तो वो बन जाता है प्रेशर। और जब ये काम करेगा तो सर इसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन मतलब ये सिकुड़ेगा, डिक्रीज होगा, तो इसलिए V जो है वो सर किस में आ रहा है? डेल्टा V अपॉन V। तो इस हिसाब से जो बल्क मॉडुलस है सर PV अपॉन में डेल्टा V हो जाता है। ठीक है, ये हो गया सर आपका बल्क मॉडुलस। ठीक है, याद रखना इस चीज को। लास्ट और थर्ड वन होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये आपका हो गया बेटा थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला मॉडुलस हो गया जिसको हम कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है सर? इट इज डिनोटेड बाय ईटा, पहले तो ये समझ लें। तो ये क्या होता है सर? अभी आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया कि क्या क्या चीजें हैं, इसका एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो भाई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है सर, आप लिखोगे सर टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है जी, और कौन सा है? शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस को हमने शेयर स्ट्रेस भी बोला था, तो शेयर स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन दोनों लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी ये बोल लो सर जी यहाँ तो टेंजेंशियल लिख दिया, फिर आपने वहां पर टेंजेंशियल की जगह शेयरिंग स्ट्रेस भी लिखा था, तो दोनों में से कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। तो जो ईटा होता है बेटा, टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना था? आप बोलोगे सर एफ अपॉन ए, और जो शेयरिंग स्ट्रेंथ था वो था सर थीटा। तो ईटा इज इक्वल्स टू हो गया एफ अपॉन ए थीटा। ईटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया? एफ अपॉन ए थीटा। तो सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आप यही लिखना है सर, ईटा इज इक्वल्स टू, इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द, जल्दी बोलो, शेयरिंग स्ट्रेन। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। ठीक है, एक आता है सर कंप्रेसिबिलिटी। क्या आता है? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है सर, वो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। इट ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बल्क मॉडुलस। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बल्क मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। याद रखना इस चीज को, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? बल्क मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब कितना उसको दबाया जा सकता है। ठीक है, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी लगभग 0 होती है, पर आइडियल लिक्विड के लिए, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड की कितनी होती है? लगभग 0, बट नॉर्मल होती है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई लिक्विड है ही नहीं जिसकी कंप्रेसिबिलिटी 0 हो जाए। तो इसलिए केवल आइडियल, आइडियल मतलब जिसकी हम क्या कर रहे हैं? इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ऐसा कोई लिक्विड हो भी सकता है जिसकी कंप्रेसिबिलिटी 0 हो जाए, बट ऐसा कोई लिक्विड रियल लाइफ में होता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी 0 नहीं हो सकती। उसको हल्का फुल्का तो कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, हल्का फुल्का तो उसको कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे आप एक पानी भर लो, पानी भर के बोतल को दबाओ, तो हल्का फुल्का तो वो कंप्रेस होगी, हल्का फुल्का तो कंप्रेस जरूर होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए लिक्विड को भी
आप ये कहते हुए सुनोगे अपने टीचर्स को कि सर लिक्विड को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, बट उनको हल्का फुल्का कंप्रेस जरूर किया जा सकता है। ठीक है, जरूर किया जा सकता है। तो इसलिए कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो बल्क मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम चलते हैं सर बहुत अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए फिर से। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। इसके यंग मॉडुलस से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जरा पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। द एरिया ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग वायर, यानी एक वायर है बेटा जो कितने मीटर लंबा है, 4 मीटर लंबा एक वायर है। ठीक है जी, इसका जो एरिया है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। If 4.8 into 10 की पावर 3 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू स्ट्रेच इट, ओहो, इसे स्ट्रेच करने के लिए इतना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, एंड इट्स यंग मॉडुलस इज, इसका जो यंग मॉडुलस है वो हमें गिवन है भाई साहब, वो हमें गिवन है। कितना है सर जी? 1.2 इंटू 10 की पावर 11। देन फाइंड, तब हमें ये फाइंड करना है स्ट्रेस, स्ट्रेन और इंक्रीज इन लेंथ, यानी कितना उसका लेंथ में चेंज आ गया है, ये भी हमें फाइंड करना है। तो चलो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो गिवन वाली कंडीशन में सारी की सारी चीजें हम लोग लिख लेंगे। पहला क्या दिया सर? एरिया ऑफ 4 मीटर लॉन्ग वायर, यानी वायर की जो लेंथ है वो है सर 4 मीटर। अब इसका जो एरिया है सर 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया हमें दिया है बेटे, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दोगे सर, अब ये मीटर स्क्वायर में आ गया। तो सर सीधा सीधा एरिया हो गया 1.2 इंटू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, माइनस में। ठीक है, इस तरह से आप एरिया चेंज कर लेंगे। उसके बाद क्या दिया सर? फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो सर फोर्स है हमारे पास में 4.8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, इतना फोर्स हमने इस पर अप्लाइड किया। तब इसका जो यंग मॉडुलस है वो 1.2 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है देन फाइंड, पहली चीज हम लोगों से पूछ रहा है स्ट्रेस। क्या पूछ रहा है बेटा? स्ट्रेस पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई, मेरे को स्ट्रेस निकालना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करना है कि स्ट्रेस मेरे को फाइंड करना है, ये चीज मुझे गिवन है। तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है सर फोर्स अपॉन एरिया। सिंपल सी बात है भैया, क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। सिंपल सी बात आ गई। चलो चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो सर फोर्स कितना लग रहा था? आप बोलोगे सर 4.8 इंटू 10 की पावर 3। एरिया कितना था सर? 1.2 इंटू 10 की पावर -4। सिंपल सी बात है, सारे यूनिट सबकी सेम हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 12 4 जा 48, सबको पता है भाई साहब 12 4 जा 48 होता है। इंटू 10 की पावर ये 3 है, ये -4 है जनाब, ऊपर पहुंच जाएंगे। सीधा सीधा आंसर आ गया सर 4 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इनका क्या हो जाएगा? स्ट्रेस आ जाएगा निकल के। अब दूसरी कंडीशन पूछी थी भाई साहब स्ट्रेन की, कि व्हाट विल बी द स्ट्रेन। अब स्ट्रेन कैसे फाइंड करना है? तो भाई स्ट्रेन होता है सर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेकिन सर यहाँ तो चेंज इन लेंथ गिवन ही नहीं है, डेल्टा एल तो गिवन ही नहीं है। अब क्या करें सर? तो सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले को ना लगाकर हमने मॉडुलस पढ़ा था, यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू होता है बेटा स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। बोला था ना, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो y इज इक्वल्स टू, ठीक है, y तो हमें गिवन है, सॉरी, स्ट्रेन अगर हमें निकालना है तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा स्ट्रेस अपॉन में y, यानी यंग मॉडुलस। स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस। अब यहां पर इस वैल्यू को रख देंगे सर, तो स्ट्रेन जो निकल कर आएगा, है ना, स्ट्रेन जो निकल कर आएगा वो स्ट्रेस कितना है? आप बोलोगे सर 4 इंटू 10 की पावर 7 है। अपॉन में जो यंग मॉडुलस था वो कितना है? आप बोलोगे सर 1.2 इंटू 10 की पावर 11। भैया सीधा सीधा सिंपल हिसाब हो गया कि स्ट्रेन इज इक्वल्स टू हो गया, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ। ठीक है, 40 अपॉन 12 इंटू 10 की पावर ये जनाब 7 है, और ये -11, ये ऊपर जाएगी सर, साइन चेंज हो जाता है ना, साइन चेंज हो गया। तो स्ट्रेन हमारा सीधा सीधा आ गया भाई, डिवाइड कर लो, 4 10 जा 40 और 4 3 जा आप बोलोगे 12। तो ये हो गया सर 1/3, 10 की पावर यहाँ 1 भी है भाई साहब, 10 की पावर 1 + 7 - 11। आप बोलोगे सर 1/3, 10 की पावर 7 और 1 8,
8 में से 11 गया तो माइनस का 3, इतना आ गया सर जी इसका स्ट्रेन। क्या आ गया बेटा? इसका स्ट्रेन आ गया। लास्ट हम पॉइंट निकालेंगे सर इसका इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ है ना, इंक्रीजमेंट कितना हुआ है। तो भाई स्ट्रेन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है थर्ड कंडीशन के लिए, जो फॉर्मूला है सर स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। स्ट्रेन कितना है आप बोलोगे सर 1/3 10 की पावर -3। डेल्टा एल कितना है सर फाइंड करना है। एल कितना था भाई साहब? एल कितना था आप बोलोगे सर जी 4 मीटर की बनता 4 मीटर। ये जनाब इधर डिवाइड करना है, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 10 की पावर -3 इंटू डेल्टा एल, और ये किसमें आ जाएगा? मीटर में। सिंपल सिंपल सी बात है जी, सारे आंसर आगे। बोलो मजा आया कि नहीं? समझ में आया कैसे करना है? यंग मॉडुलस से किस तरह के क्वेश्चन बन सकता है। पहला टाइप मैंने आपको बताया नॉर्मल तरीके से कि किस तरह का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें दिमाग लगाना है, किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि और कैसा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और बेहतरीन क्वेश्चन अब आपके सामने लेकर आ चुके हैं। तो चलो इसको पढ़ते हैं पहले क्या गिवन है, और इसको बड़े प्यार से समझेंगे कि और किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। अ आयरन रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 mm। अब की बार आपको रेडियस दिया है, खतरनाक क्वेश्चन, कि रेडियस जो है इसका कितना है? 10 mm है। यानी सर आर की वैल्यू कितना है? 10 mm। हाँ जी, रेडियस है इसका 10 mm एंड द लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर, और जो इसका लेंथ है सर वो 1 मीटर है। इफ 100 kg न्यूटन, ओहो, यानी जो फोर्स है वो बेटा कितना है? 100 kg न्यूटन है। ठीक है, पहले देखो ये मिलीमीटर दिया हुआ था, इसको चेंज करो। मिलीमीटर को जब आप चेंज करोगे तो आप बोलोगे सर 10 इंटू 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। जब भी मिलीमीटर होगा तो 10 की पावर -3 से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है जी, इतना आ गया। यहाँ 10 की पावर 1 है तो ये हो सकता है 10 की पावर -2, क्योंकि 1 में से 3 गया तो सर -2 बचेगा। अब ये जनाब जो है क्या है सर? 100 kg न्यूटन दे रखा है, तो 100 इंटू kg को चेंज करोगे तो 10 की पावर 3 न्यूटन, तो F सीधा सीधा हो गया 10 की पावर 5 न्यूटन। ठीक है जी, 10 की पावर 5 न्यूटन हो गया। अब इतना सारा दिया है, अब आपको y भी गिवन है। y है सर 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जनाब पहली चीज आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेस फाइंड कर दो। क्या पूछा जा रहा है बेटा? स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है सर? फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स भाई साहब कितना था? आप बोलोगे सर 10 की पावर 5 था। एरिया कितना दिया है? नहीं पता सर, पाई आर स्क्वायर रख लो। सिंपल सिंपल सी बात है भाई, कितना रख लोगे? पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर जी पाई की वैल्यू कितना रखना है? मैं बोलूंगा भाई साहब पाई की वैल्यू 22/7 रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस कितना है सर? 10 की पावर -2, और इसका भी स्क्वायर करना है। समझते रहना बिल्कुल ध्यान से। आप बोलोगे सर ऐसा कर लेते हैं, इसको 100 इंटू 10 की पावर 3 कर लेते हैं, है ना, जैसे ये पहले था 100 इंटू 10 की पावर 3, ऐसे ही कर लिया हम लोगों ने। अब नीचे क्या है सर? 22/7 है, इंटू में ये जनाब हो जाएंगे 10 की पावर -4। ये ऊपर गया भाई 700। ठीक है जी, 700 अपॉन में 22 इंटू 10 की पावर हो गया 7। आप इसे डिवाइड करोगे तो लगभग आएगा 31.8 इंटू 10 की पावर 7। एक उधर ले जाओगे तो 3.18 इंटू 10 की पावर 8 आ जाएगा भाई साहब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना आपका स्ट्रेस आ जाएगा 3.1 इंटू 10 की पावर 8। ये स्ट्रेस है आपका। फिर पूछ रहा है सर चेंज इन लेंथ कितना होगा? तो वही मैंने अभी बताया था कि चेंज इन लेंथ जो होता है, ठीक है जी, चेंज इन लेंथ जब आप निकालेंगे तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा सर स्ट्रेस अपॉन में वाई। कितना हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू हो गया बेटा, स्ट्रेस कितना आया था? आप बोलोगे सर 3.18 इंटू 10 की पावर कितना है? 8। यंग मॉडुलस कितना है सर? 2 इंटू 10 की पावर 11 है। आप इसे डिवाइड करोगे कितना आएगा भाई? 2 से इसको डिवाइड कर लो जल्दी फटाफट, लास्ट में 8 आ रहा है तो डिवाइड तो होना पक्का है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है जी, इतना मीटर इसका चेंज इन लेंथ आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस इसलिए इसको क्वेश्चन को करा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर अब की बार आपको रेडियस दिया है। तो रेडियस क्या रखोगे सर? एरिया को पाई आर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, ध्यान रखना इस चीज को। अब पूछ रहा है सर जी स्ट्रेन निकाल दो, तो स्ट्रेन क्या होता है? आप बोलोगे सर डेल्टा एल अपॉन एल होता है। ठीक है जी, अब स्ट्रेन हमें पता है डेल्टा एल कितना? 1.59 10 की पावर -3, और जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितना है सर? 1 मीटर है। तो 1 से डिवाइड करोगे तो भाई साहब स्ट्रेन भी इतना ही निकल कर आ जाएगा,
जितना इसका चेंज इन लेंथ था, बात खत्म, इतना इसमें स्ट्रेन आ गया। ठीक है जी, बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर बातें समझ में आई, मजेदार लगा और ये वन शॉट आपको खतरनाक लग रही है कि हाँ सर सारी चीजें, सारी दिक्कतें दूर हो रही है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि ऐसा ही मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं खतरनाक तरीके से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलो फिर। तो ओके गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या बता रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत आसान तरीके से आपके दिमाग में डालना है ये। तो चलो इसको बता देता हूं। आप सबने पढ़ा होगा बेटा हुक्स लॉ। ठीक है जी, हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ आपने पढ़ा था, तो मैंने बोला था कि स्ट्रेस, जो आपका स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? आप बोलोगे सर जी स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल बताया था। मैं बोलूंगा हाँ जी यही बताया था। लेकिन क्या ये सभी कंडीशन में स्ट्रेस स्ट्रेन के इक्वल होता है? तो इसी कर्व को बताने के लिए जो कर्व बना है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझते रहना। ये हमने एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया, यहां सर स्ट्रेस है और ये वाला क्या सर स्ट्रेन है। ठीक है जी, स्ट्रेन है। मैं ये कह रहा हूं कि सर एक हमने वायर लिया है, ऐसे मान लो ये एक वायर है, ध्यान से समझना ये, और इस वायर पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, mg फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब मैंने इसको एक mg फोर्स लगाया एक पॉइंट तक, पॉइंट का नाम है सर ए। इस पॉइंट ए तक आप देख रहे हो कि कैसी लाइन है सर, स्ट्रेट लाइन है। इस पॉइंट ए तक क्या है सर, स्ट्रेट लाइन है। तो इस पॉइंट ए पर जो स्ट्रेस है, ठीक है जी, जो आपका स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। इस पॉइंट पर सर क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। हमने उस पर वेट लगाया, कोई बात नहीं सर, और वेट लगाया, कोई बात नहीं सर, और वेट लगाया, कोई बात नहीं सर, यानी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। इसका मतलब यह है कि सर पॉइंट ए तक वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और ये इलास्टिक लिमिट में है। इलास्टिक लिमिट में मतलब क्या है कि सर यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी हमने वायर लिया है, चाहे आयरन वायर हो, स्टील वायर हो, कोई भी एक वायर लिया है, उस वायर में क्या होला, वैसे मेटेलिक वायर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, कौन सा, मेटेलिक वायर। तो मेटेलिक वायर जो है ये हमारा पॉइंट ए पर इलास्टिक लिमिट में है और हुक्स लॉ को फॉलो करता है, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। अब हम ये करते हैं कि सर इस पर वेट का अमाउंट हमने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया। जैसे भाई साहब मैं आप यहां पर क्या करता हूं, इसका अमाउंट इंक्रीज करता हूं, तो इस बार जो ग्राफ है सर वो थोड़ा सा इस तरह से बेंड हो जाता है पॉइंट बी पर। अब इसका मतलब क्या आ गया सर, देख रहे हो कहां की तरफ ये झुक गया? आप बोलोगे सर स्ट्रेन की तरफ हो गया, यानी स्ट्रेस लगाने पर अब स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है। अब यहां पर पॉइंट बी पर, एट द पॉइंट बी पर स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस पॉइंट बी पर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। अब यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी अब यहां पर स्ट्रेस अप्लाई करने पर स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेन की तरफ क्या हो गया सर, ज्यादा झुक गया, तो यानी स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है स्ट्रेस लगाने पर। अच्छा जी सर, इसका मतलब क्या है, हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, बात सही है, समझ में आ गई सर। यानी जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोर्स लगाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हुक्स लॉ को कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। अब हमने थोड़ा सा और वेट इस पर इंक्रीज कर दिया, और थोड़ा सा वेट इस पर इंक्रीज कर दिया। आप बोलोगे ठीक है जी सर, अब आ जाएगा सर पॉइंट नंबर सी। ठीक है जी, पॉइंट नंबर कौन सा आ गया, ठीक है सी आ गया। इस पॉइंट सी को हम, इस पॉइंट सी पर जो हमारा ये है पॉइंट है सी, ये होती है इलास्टिक लिमिट। क्या है सर, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मींस क्या है सर, अभी भी वायर, ठीक है, इसको ऐसे कर लो, इस तरह से इसको बना लो सर, और यहां जो पॉइंट है इसको कहते हैं यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। ठीक है, ठीक है जी, यील्ड पॉइंट हो जाता है ये आपका। इसका मतलब क्या है कि सर अगर हम यहां से ऑब्जेक्ट पर जो वेट रखा था इसको हटाएंगे, वेट मतलब ऐसे मान लो डिफॉर्मिंग फोर्स है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हम यहां पर हटाते हैं, रिमूव करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स जो हम क्या करते हैं यहां पर रिमूव कर रहे हैं बेटा, है ना, रिमूव करेंगे, तो ये जो आपका वायर है ये अभी भी आपका किस में आ सकता है, इनिशियल पोजीशन को गेट कर सकता है। ठीक है जी, पॉइंट नंबर ए क्या कहता है सर, हुक्स लॉ को फॉलो करता है। इट मींस जो भी वायर है वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। हुक्स लॉ को फॉलो करने से मेरा मतलब है कि बेटा वो अभी भी क्या कर रहा है, आपकी इलास्टिक लिमिट में है। पॉइंट बी पर आते हैं, जैसे ही हम थोड़ा सा वेट और इंक्रीज करते हैं तो पॉइंट बी पर पहुंचता है। पॉइंट बी पर सर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, अब स्ट्रेस कम होने पर भी स्ट्रेन ज्यादा है, यानी अब जो वायर है वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट आता है सर पॉइंट सी, हम थोड़ा सा और वेट इंक्रीज करते हैं, पॉइंट सी आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये अब इसका इलास्टिक लिमिट है,
इससे ज्यादा वायर स्ट्रेच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इससे ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो अब ये अपनी इलास्टिसिटी की लिमिट पार कर जाएगा। ठीक है जी, क्या कर जाएगा, इलास्टिसिटी की लिमिट को पार कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही पॉइंट सी पर चलेंगे तो इलास्टिसिटी लिमिट को पार कर जाएगा। अब आगे चलते हैं तो हम इस पर थोड़ा सा वेट और इंक्रीज कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने वेट इंक्रीज किया तो अब की बार सर ये पॉइंट हो जाएगा आपका डी, यानी इस बार अगर आप लेस स्ट्रेस भी लगाएंगे तो भी स्ट्रेन बहुत ज्यादा, ठीक है, एकदम ऐसे मान लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आप अगर थोड़ा सा वेट भी लगाते हैं, थोड़ा सा भी स्ट्रेस देते हैं, ठीक है, तब भी वो स्ट्रेन क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। इट मींस अब वायर यहां से पतला होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, थिन होना शुरू हो जाएगा। वायर अब यहां से थिन होना शुरू हो गया है। अब वो लौट कर नहीं आएगा भाई साहब, अब उसने जितनी भी इलास्टिसिटी थी सारी लॉस कर दी। ठीक है, पॉइंट डी पर। अब यहां पर अगर आप वेट इंक्रीज भी मतलब लूज भी करोगे ना, इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे भी, थोड़ा बहुत फोर्स भी लगाओगे तो वायर थिन होता चला जाएगा। और थिन होते होते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सर अब वायर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब यहां से ज्यादा वायर क्या नहीं हो सकता, आपका स्ट्रेच नहीं हो सकता, वायर टूट जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं सर ब्रिटल, है नहीं, ब्रिटल कोई मैटर है उसके लिए, ब्रिटल मैटर के लिए। तो ब्रिटल मैटर के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो कुछ इस तरह से होता है बेटा, ब्रिटल के लिए। ठीक है जी, ये पहले आप स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद में यहाँ पॉइंट ए है, ठीक है, फिर से बनाता हूं, ये बोलोगे सर ये पॉइंट ए है, और उसके बाद सर यहाँ पॉइंट बी है। तो ब्रिटल जो भी मैटर होता है उसका जो इलास्टिसिटी लिमिट होता है, उसका जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो इलास्टिसिटी लिमिट के पास होता है, इलास्टिक लिमिट के पास होता है जी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मैटर जिसका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम हो, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रेस सहन नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं सर, ब्रिटल मैटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं सर इलास्टोमर्स, किसका सर, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स का जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होता है जी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। इलास्टोमर्स किसे कहते हैं सर, जैसे आपका रबड़ हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये आपके इलास्टोमर्स है। इनका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है जी, इनका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ब्रिटल का इस तरह से होता है और आपका जो इलास्टोमर्स होते हैं उनका ग्राफ इस तरह से होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को किस तरह से समझा है। यानी एक कोई भी वायर है वो एक लिमिट तक ही वेट को क्या कर पाएगा, अपना सहन कर पाएगा, उसके बाद वो क्या होगा, टूट जाएगा, उसकी इलास्टिसिटी एंड हो जाएगी। एक लिमिट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर सकता है। समझ में आई बातें, चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स और हैं इनको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, द डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट है जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, जब हम उस पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं कि वो एकदम तुरंत से, ठीक है, एकदम से अपनी शेप को वापस गेन कर लेते हैं, जिन्हें हम परफेक्ट इलास्टिक कहते हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो बेटा जब हम उन पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी शेप को धीरे 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 गेन करते हैं, वो एक साथ गेन नहीं करते। तो उनकी जो शेप गेनिंग है उसमें कुछ डिले हो जाता है ना, जो शेप गेन कर रहे हैं वो एक साथ नहीं करके थोड़ा सा डिले, धीरे 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 अपनी शेप को, ओरिजिनल शेप को गेन करते हैं। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है जी, फिर अगला आता है इलास्टिक फैटिग। तो इलास्टिक फैटिग क्या होता है सर, ये क्या होता है, देखो अगर हम किसी भी मैटर है उस पर हम क्या कर रहे हैं, बार बार स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, हटा रहे हैं, फिर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, हटा रहे हैं, फिर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, फिर हटा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सर जब हम बार बार ऐसा करते जाएंगे कि स्ट्रेस को हम बार बार अप्लाई करेंगे, रिमूव करेंगे, अप्लाई करेंगे, रिमूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस मैटर की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जैसे कि आप एक रस्सी ले लो, उसको बार बार आप यूज कर रहे हो तो वो जल्दी से, और एक नई रस्सी है तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, आप बोलोगे सर जो यूज्ड हो गई है उस पर तो बार बार हम फोर्स लगा रहे थे, फिर हम फोर्स हटा ले रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, फोर्स हटा ले रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसमें स्ट्रेच आ गया होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप बोलोगे इसी तरह से सर जब हम क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर रिपीटेशन में स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है कि सर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है। तो इसी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ को हम कहते हैं इलास्टिक फैटिग। ठीक है, न उसका नाम है बेटा पॉइजन रेशियो। ठीक है, पॉइजन रेशियो। अब ये क्या होता है सर, यहां से ध्यान से समझो,
पॉइजन रेशियो सर आपको मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं सर। ये एक रेशियो है किसका, ये है सर लेटरल, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है जी, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इनके रेशियो को हम क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये पॉइजन रेशियो कह रहे हैं। मींस ये बता रहा है कि देखो हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, आप बोलोगे हाँ जी सर इसकी लेंथ है एल। जब मैं इसको क्या करूंगा सर, स्ट्रेस अप्लाई करता हूं, तो आप बोलोगे सर इसकी लेंथ में चेंज होगा, है ना। अभी मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा है तो ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूं कि बेटा जैसे आप इसमें क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे तो इसकी लेंथ में चेंज होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर लेंथ चेंज होगी। तो आपको नहीं लगता कि जो इसका डायमीटर था वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, है ना, डायमीटर में भी चेंज आएगा। मैंने भी बताया था कि तो आपका जो वायर है वो पतला होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो ज्यादा पतला हो जाएगा तो वो टूट जाएगा। तो जब भी हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो सर डायमीटर में भी चेंज आता है। तो बस इसी को लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। जो लेटरल स्ट्रेन होता है आपका, ठीक है जी, लेटरल स्ट्रेन होता है सर वो चेंज इन डायमीटर, ठीक है, टू द ओरिजिनल डायमीटर। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है सर, डेल्टा एल अपॉन एल होता है जी। बस इसी के रेशियो को हम पॉइजन रेशियो कहते हैं। तो कितना आ जाएगा भाई साहब पॉइजन रेशियो आपका, आप बोलोगे सर डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन में एल, ये हो जाएगा सर डेल्टा डी, ठीक है जी, डेल्टा डी इंटू एल अपॉन में डी इंटू डेल्टा एल। ये आपका पॉइजन रेशियो निकल कर आ जाता है कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं बेटा पॉइजन रेशियो। वन शॉट का सबसे लास्ट पॉइंट है जिसमें हम लोग करने वाले हैं, एक डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहां से, सर एक वायर है, इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं यानी हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, है ना। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो आप बोलोगे सर इसकी लेंथ में, जो ये ओरिजिनल लेंथ थी सर एल थी, इसमें अब जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाइड किया नीचे की तरफ, मैंने इस पर फोर्स अप्लाइड किया तो सर इसकी लेंथ में एक चेंज आ गया, और जो चेंज है इसको हम कह रहे हैं डेल्टा एल चेंज आ गया। कितना चेंज आ गया सर, डेल्टा एल, है ना, स्मॉल एल ले लेते हैं, डेल्टा एल इसकी जो फोर्स अप्लाई करने पर इसकी लेंथ में जो चेंज आया वो बोलोगे सर डेल्टा एल का चेंज आया। तो भाई साहब आपको हमें पता है सर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं सर द फोर्स, द एवरेज फोर्स, इस पर टोटल फोर्स कितना काम कर रहा था, द एवरेज फोर्स, ठीक है जी, अप्लाइड ऑन द वायर, ऑन द वायर। अब एवरेज फोर्स निकाल रहे हो तो भाई स्टार्टिंग में तो फोर्स 0 था, अब बोलोगे हाँ जी, फिर बाद में फोर्स F हो गया, और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं सर, डिवाइड कर देते हैं, जितने फोर्सेस थे 2 फोर्सेस थे तो ये हो गया, तो सर जो टोटल फोर्स है वो F/2 हो जाएगा, जो एवरेज फोर्स है सर वो F/2। अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो सर मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है, ठीक है जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है सर, वर्क डन के इक्वल होती है। हमने कितना वर्क डन किया है, आप बोलोगे सर वर्क डन जो होता है वो एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आप बोलोगे अच्छा जी कोई बात नहीं, तो W इज इक्वल टू सर एवरेज फोर्स कितना है सर, F/2 है, इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है सर वो कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना चेंज इन लेंथ में आ रहा है, आप बोलोगे सर डेल्टा एल आ रहा है, बस काम खत्म, इतना ही हमें समझना है। तो W इज इक्वल टू आ गया हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। अच्छा जी, यही जो आपका वर्क है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है सर, पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छा यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी आप रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सर प्रूफ करो U इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसे पूछा जाएगा कि प्रूफ दैट हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि इसको प्रूफ कर दो। अच्छा जी, तो इसके लिए क्या करना है आपको, U इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। तो इसमें क्या करोगे सर, AL से मल्टीप्लाई करना है और AL से डिवाइड कर देना है, ठीक है, AL से मल्टीप्लाई करोगे, AL से डिवाइड करोगे। ऐसा करने से होगा क्या सर, U इज इक्वल्स टू ये बन गया हाफ F अपॉन A, इसको एक साथ लिख लिया, डेल्टा L अपॉन L ये एक साथ लिख लिया, और सर ये हमारे पास में AL एरिया इंटू लेंथ, सर ये हो गया वॉल्यूम। तो आपको पता है सर ये जो है ये क्या बन जाएगा, आपका स्ट्रेस बन जाएगा, और ये सर डेल्टा L अपॉन L ये सर स्ट्रेन होता है, और ये क्या हो जाता है सर जी, वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से। अब यूनिट वॉल्यूम पर अगर आप यूनिट वॉल्यूम पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो यूनिट वॉल्यूम पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है जी, वॉल्यूम इधर आ जाएगा तो ये स्मॉल यू बन जाता है ना, स्मॉल यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा, स्मॉल यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस
इंटू स्ट्रेन, ठीक है जी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दोगे तो ये भी पूछा जा सकता है कि सर यूनिट वॉल्यूम पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होती है। तो ये डेरिवेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ में अगर मैं स्ट्रेस की वैल्यू रख दूं तो U इज इक्वल्स टू आपको पता है सर हाफ इंटू जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, Y इज इक्वल्स टू आपको पता है सर स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है जी, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी सर Y इंटू स्ट्रेन, है जी। तो यहां पुट कर दो, आप बोलोगे सर Y इंटू स्ट्रेन और इंटू में यहां भी स्ट्रेन था, है जी। तो आप बोलोगे सर U हो गया हमारे पास में Y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो तीनों में से कोई भी आपसे प्रूफ कराने के लिए दे दो तो आप कर देंगे, है ना जी, आप कर देंगे आसानी से। तो बच्चे कमेंट करके बताना किस तरह से वन शॉट आपको आपके एग्जाम में हेल्प करती है। और अगर आपको मजेदार लगती है, समझ में आता है, एक एक चीज आपको क्लियर हुआ है कि सर कोई डाउट रहा नहीं, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट में बताना। और अगली वन शॉट कौन से चैप्टर की होनी चाहिए फटाफट से कमेंट करना। तो मैं ऐसे ही आप लोग फटाफट से सपोर्ट करते रहो, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।